तो स्वागत है दोस्तों। काफ़ी सारे रेलवे स्टॉक्स की हम लोग बात करेंगे। ज़्यादा बात हम लोग आईआरएफसी शेयर के बारे में करेंगे और बाकी के स्टॉक्स जिनमें आज क्यों रैली आती नजर आई उस पर डिस्कशन करेंगे। क्या वो रहेंगे कारण कि जिनकी वजह से शेयर जो है रेलवे के भागते नजर आए। काफ़ी सारे शेयर्स पर डिस्कशन करेंगे, साथ में कुछ डिविडेंड और काफ़ी सारे बोनस शेयर की भी वीडियो के एंड पर बात करें। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से करना चाहेंगे, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि आने वाली सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। देखिए काफ़ी सारी डे बाय डे अपडेट्स आती ही रहती हैं। तो फिलहाल रेलवे कंपनियों के शेयरों में क्या है वो 5 कारण जिनकी वजह से यहाँ पर एक तेजी देखने के लिए। सबसे पहला कारण बात कर लें तो बड़ी सरकारी डील्स की बौछार, यानी कि टैक्स मैगो रेल को 2 बड़े ऑर्डर मिले जो कि 122.31 करोड़ 140.55 करोड़ के रहे। एकॉन की बात कर लें तो 1068 करोड़ का रेलवे बजट यानी कि रेलवे ब्रिज ईपीसी प्रोजेक्ट मिला। और रेलटेल ने नोएडा में 100 यानी कि 10 मेगावाट डाटा सेंटर पार्टनर चुना है। ट्रांस रेल लाइटिंग की बात कर लें तो 534 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं जिनमें अफ्रीका का सबसे बड़ा सबस्टेशन प्रोजेक्ट भी शामिल है। राइट्स की बात कर लें तो गुजरात सरकार की शहरी योजना के तहत 28.5 करोड़ की सबसे कम बोली लगाई है, जो कि हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था। दूसरे कारण की बात यहां पर कर लें। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, यहाँ पर ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत होती नजर आ रही है। तो टैक्स मैको की ऑर्डर बुक 7115 करोड़ तक पहुंच चुकी है। इरकॉन की ऑर्डर बुक 20,500 करोड़ पार। ट्रांस रेल की भी 26 में ऑर्डर इन टैक्स 1600 करोड़ के पार। तो कंपनियों की ऑर्डर बुक रेलवे के स्टॉक्स में काफ़ी मजबूत होती नजर आ रही है। और फिर कुछ नए काफ़ी सारी कंपनियों को प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं। साथ में और डिस्कशन करें तो सरकार की रेलवे फोकस रणनीति यानी कि 26 के बजट में रेलवे के लिए रिकॉर्ड 2.65 लाख करोड़ का आवंटन निवेश मुख्य रूप से जो रोलिंग स्टॉक, मल्टी ट्रैकिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, हाई स्पीड रेल और यात्री सुविधाओं में शामिल है। चौथे कारण की बड़े बात करें, क्या है वो फोर्थ रीजन, तो नई टेक्नोलॉजी और सिस्टम का विस्तार। कवच जैसी सेफ्टी टेक्नोलॉजी को बढ़ता इस्तेमाल, आरआरटीएसी और हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स की प्रगति जैसे दिल्ली मेरठ कॉरिडोर की शुरुआत। तो यहाँ पर कई नए प्रोजेक्ट और अभी आपने आगे मैंने पहले भी आपको कुछ दिन पहले डिस्कशन किया कि नई अमाउंट इन्वेस्टेड होती, नया एक पैसा जो है निवेश होगा और वो आगे भी मैंने डिस्कस किया है। रेलवे ईपीएस की बात कर लूँ तो इंजीनियर प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल को तेजी से अपना रहा है जिससे बड़े ठेके भी मिल रहे हैं। तो इन 5 कारणों की वजह से यहाँ पर जो है रेलवे स्टॉक्स में तेजी आती हमें कुछ नजर आई है। मेन इंपॉर्टेंट चीज कंपनियों के ऑर्डर्स भी हैं। फिर यहाँ पर समझें तो देखिए निवेशकों के लिए क्या मायने रखता है। तो रेलवे सेक्टर सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी का केंद्र बन चुका है और लगातार ऑर्डर इनफ्लो और ठोस ऑर्डर बुक शेयरों में तेजी की वजह बना। मिड कैप और स्मॉल कैप रेलवे कंपनियों में भी तेजी आने वाले समय में भी बनी रह सकती है अगर ऑर्डर आवंटन और वित्तीय प्रदर्शन मजबूत रहे। तो ऐसा यहाँ पर CNBC 18 पर हमें ये देखने के लिए मिल रहा है। एक और अपडेट यहाँ पर आती नजर आ रही है जहां पर आईआरएफसी के लिए CMD मनोज दुबे ने काफी चीजें बताई हैं। वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डीप डिस्कस करेंगे, पूरा मेजर पॉइंट्स निकाल करके। बाकी और भी काफी सारी अपडेट्स हैं जो आईआरएफसी पर बात करें तो आईआरएफसी के लिए यहाँ पर टारगेट्स मिलते नजर आ रहे हैं जहां पर भारतीय बाजारों में दिन के निचले स्तरों से उभरते हुए सतर्कांत किया। 24,500 और 25,000 के बीच एक बैंड में मंडराता निफ्टी जो है नजर आ रहा है। और दिन की कार्रवाई पर टिप्पणी करते हुए LKP सिक्योरिटीज के द्वारा बताया जा रहा है, वैसे तो इन्होंने आईआरएफसी पर दिया है काफी कुछ, जबकि कुछ स्टॉक्स बताए हैं। तो मेन पॉइंट पर चलते हैं स्टॉक्स के ऊपर। तो आईआरएफसी को 142 से 101 के रुपए की खरीदारी के साथ इन्होंने यहाँ पर बताया है। स्टॉप लॉस 136 के साथ 151 तक के टारगेट आईआरएफसी में दिए हैं, जो कि शॉर्ट पीरियड की बात हम कर रहे हैं। शेयर ने साप्ताहिक चार्ट पर एक समेकन ब्रेकआउट किया है, संभावित ऊपर की ओर रुझान की शुरुआत का संकेत देता है। साप्ताहिक और दैनिक चार्ट दोनों पर अपने जो महत्वपूर्ण 20 डे EMA से काफी ऊपर भी बना हुआ है, जो कि मजबूत स्पोर्ट और चल रही तेजी की भावना को दर्शाता है। RSI भी दोनों सीमा से पर एक तेजी वाले क्रॉसओवर में है, जो कि पॉजिटिव गति को मजबूत करता है और तकनीकी सेटअप स्टॉक में मजबूती का संकेत भी देता है, जिसमें निकट अवधि में और अधिक तेजी की संभावना है। ऐसा इनके द्वारा LK सिक्योरिटीज के द्वारा कहना है। बाकी ये होगा या नहीं ये तो मार्केट ही तय करेगा। चलिए बात कर लेते हैं आईआरएफसी में। कुछ वर्षों में भारत में
पिछले कुछ वर्षों में भारत में रेलवे शेयरों में तेजी आई है, जिसका श्रेय बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, नेटवर्क के विस्तार, यात्री सेवाओं में सुधार और हाई स्पीड ट्रेनें शुरू करने के लिए सरकार के प्रयासों को आता है। रेलवे के कई शेयरों ने न केवल मल्टीबैगर रिटर्न दिया बल्कि वास्तव में बहुत कम समय में कई गुना रिटर्न दिया, जिसके परिणामस्वरूप निवेशकों को धन लाभ हुआ। दलाल स्ट्रीट के सबसे चर्चित शेयर बन गए। ऐसा ही एक रेलवे स्टॉक IRFC, जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी देखने के लिए मिली। रेल मंत्रालय के अधीन IRFC ने जनवरी 2021 में दलाल स्ट्रीट में अपनी शुरुआत। म्यूटेड लिस्टिंग के बाद IRFC के शेयर 2 साल तक साइडवेज रहे और 2022 के अंत तक IRFC के शेयरों में तेजी आनी शुरू हुई और 2023 के मध्य तक अचानक तेजी आने के बाद इसने लोगों का ध्यान खींचा और जब इसने 50 रुपए का आंकड़ा पार कर लिया और मल्टीबैगर रिटर्न। IRFC के शेयरों में तेजी यही नहीं रुकी बल्कि शेयर में 900% की उछाल आई और IRFC के शेयरों ने 15 जुलाई 2024 को 229 रुपए का उच्चतम स्तर छुआ, जबकि IPO के शेयर में इशू प्राइस 26 रुपए था और इस मशहूर रेलवे स्टॉक में तेजी में मुनाफा वसूली देखी गई, जो अपने सर्वकालिक उस स्तर पर पहुंचने के कुछ ही महीनों के भीतर एक समय में 50% से अधिक गिर गया। देखिए, मेन पॉइंट को समझे तो यहाँ पर 5 पैसा के जो सीनियर रिसर्च एनालिसिस हैं सचिन गुप्ता, उनके द्वारा यहाँ पर कुछ कहा जा रहा है मार्केट एक्सपर्ट की नाम के शो पर कि पिछले 1 साल में प्रदर्शन को देखें तो रेलवे शेयरों में काफी गिरावट आई है। अगर नजरिया लंबा समय का है तो होल्ड करने का सुझाव ये दे रहे हैं। नजरिया अल्पवादी का है तो तकनीकी रूप से IRFC शेयरों में तेजी अभी शुरू ही हुई है। ऊपर की ओर मुझे IRFC के शेयरों में 148 से 155 रुपए के दायरे में पहुंचने की संभावना दिख रही है और स्टॉप लॉस 125 रुपए पर बनाए रखें, ऐसा यहां पर इनका कहना है। अभी ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो मार्केट ही तय करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक और बड़ी अपडेट आई है। लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग जो है रेल कार्गो में दूसरे स्थान पर भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा लोकोमोटिव निर्माता। रेल मंत्रालय भारत को दुनिया के अग्रणी रेलवे निर्माताओं में स्थान दिलाने के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय रेलवे अपने प्रयासों को तेज कर रहा है। नेशनल ट्रांसपोर्टर कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। रेलवे स्टेशनों के पुनः विकास और नई ट्रेनें शुरू करने से लेकर बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, नई लाइन निर्माण, दोहरीकरण परियोजनाएं माध्यम से रेल नेटवर्क का विस्तार करना और रेल मंत्रालय भारत को दुनिया की अग्रणी रेलवे में स्थान दिलाने के लिए मिशन मोड में भी काम कर रहा है। और इस बीच भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकोमोटिव निर्माता बनकर उभरा। 30 मई को CII के एक इवेंट में बोलते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि देश ने पिछले साल 1600 लोकोमोटिव का प्रोडक्शन किया, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक उत्पादन का आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में प्रमुख मील के पत्थर हासिल किए। 1612 मीट्रिक टन माल ढुलाई क्षमता के साथ रूस और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा माल ढुलाई रेलवे बना और यह भी कहा कि सड़कों पर दबाव और CO2 उत्सर्जन में कमी 95% की कमी आती नजर आई और तेल आयात से भी बचत हुई। और राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने अगले 3 वर्षों में सभी पुराने कोचों को नए कोचों से बदलने का भी लक्ष्य रखा। वैष्णव जी ने कहा, पिछले 10 साल में हमने 41,000 LPG कोच बनाए। अब अगले 3 साल में हम पूरे रेल नेटवर्क में सभी पुराने कोचों को नए कोचों में बदलेंगे। तो काफी अच्छी अपडेट रेलवे के शेयरों के लिए आती नजर आ रही है। आगे भी मैंने कंसेप्ट समझाया है जिसमें मैंने 6 शेयरों के बारे में भी साथ में डिस्कशन की है, तो वो तो सिर्फ 1 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन क्या सिनेरियो है उससे पहले वो समझने वाला है। सो फाइनली काफ़ी बड़ी अपडेट्स रेलवे के स्टॉक के लिए आती हमें नजर आ रही हैं, जिसका फायदा आने वाले समय में रेलवे स्टॉक को मिलता नजर, क्योंकि आर्थिक मामलों को मंत्रिमंडलीय समिति ने 7,000 करोड़ रुपए की रेल और सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जहां पर महाराष्ट्र में और MP में करीब 3400 करोड़ रुपए की लागत वाली मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, जबकि बाड़मेर से नलौर तक 4 लेन वाले राजमार्ग की अनुमानित लागत कम से कम 3653 करोड़ रुपए। तो एक बड़ी अपडेट हमें आती नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री रेल अश्विनी वैष्णव जी ने बुधवार को नई दिल्ली में कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान यहाँ पर अपडेट्स दी हैं, जहां पर 7,000 करोड़ से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जहां पर मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाएं शुरू की जाएंगी और 2029-30 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा मेन पॉइंट को समझे तो मंजूर की हुई बहु ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं में मध्य प्रदेश में लाइन चुगनी करना, तीसरी और चौथी रेल लाइन का निर्माण करना, जहां पर इसके साथ साथ RVNL स्टॉक को भी बेनिफिट मिलता नजर आ सकता है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे गवर्नमेंट है ना बजट मेन अपना बढ़ाती रहेगी, पैसा रेलवे के लिए लगाती रहेगी, वैसे वैसे रेलवे से रिलेटेड कंपनियां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑर्डर तो एक उम्मीद के साथ ही हम कह सकते हैं कि किसी कंपनी का कोई बिजनेस है तो उसको ऑर्डर मिलने के चांसेस रहेंगे। और RVNL की एक खासियत है कि वो हमेशा कम बोली में ऑर्डर को खरीदती है। और फिर बाकी अगर रेलवे के स्टॉक्स जैसे RVNL या आईकॉन
अगर काम कर रहे हैं तो आईआरएफसी का बेनिफिट क्या है, आईआरएफसी को बेनिफिट क्या है, आईआरएफसी यहाँ पर लीज पर लोन दे रही है, उसका सबसे बड़ा मोटिव यही है। देखिए दोनों परियोजनाओं में 4 जिलों को कवर करेंगे और रेल मेट्रो में 176 किलोमीटर की दूरी जोड़ी जाएगी और इस परियोजना से 784 गांवों तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिसकी आबादी करीब 20 लाख के करीब है। अश्विनी मैशवनी के अनुसार ये कोयला, सीमेंट, क्लिंकर, जिप्सम, फ्लाई ऐश, कंटेनर, कृषि वस्तु और पेट्रोलियम उत्पाद जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग है। क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 18.5 मिलियन टन यानी कि एमटीपीए के अतिरिक्त माल यातायात होगा। तो ये भी एक बड़ी अपडेट यहाँ पर इन्होंने बताई और एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा है कि पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा कुशल परिवहन का साधन होने के कारण जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की रसद लागत को कम करने और तेल याद यानी कि 20 करोड़ लीटर को कम करने और CO उत्सर्जन 99 करोड़ किलोग्राम को कम करने में मदद मिलेगी। तो इसी तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग अमाउंट्स यहाँ पर बड़ी परियोजनाएं हमें रेलवे में देखने के लिए मिल रही है, जिसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक्स पर भी देखने के लिए मिल सकता है। इस सही समय पर एक अपडेट हमें देखने के लिए मिली है, जबकि स्टॉक अपने चरम सीमा पर यानी कि अपने जो हैं रेजिस्टेंस के करीब इंपॉर्टेंट खड़े हैं इस समय। अगर वो होल्ड करके उसको ब्रेकआउट्स करते हैं रेलवे के काफ़ी सारे शेयर्स जो हैं, तो आगे हमें अच्छा सिनेरियो भी देखने के लिए मिल सकता है। अदरवाइज अगर वहां से डिक्लाइन होता है तो नीचे की तरफ सेलिंग का प्रेशर भी बन सकता है। दोनों ही चीजें साथ में हैं, लेकिन ये अपडेट रेलवे के लिए काफ़ी अच्छा काम करती नजर आ सकती है, जिसका इम्पैक्ट हो सकता है मंडे ट्यूजडे को ही बाजार में देखने के लिए मिले। एलआईसी ने चुपचाप 3 नए स्टॉक जोड़ दिए, उसे क्या पता है जो हमें नहीं। तो एलआईसी शायद ही कभी बाजार को चौंकाती है। भारत के सबसे बड़े और सबसे रूढ़िवादी संस्थागत निवेशकों में से एक रूप में यह पश्चिम नामों के साथ रहना पसंद करता है और सिर्फ बुनियादी बातों और पूर्वानुमानित नकदी प्रवाह के साथ परिपक्व व्यवसाय है। मार्च के शेयर होल्डिंग डेटा में एलआईसी ने चुपचाप अपने पोर्टफोलियो में 3 नई कंपनियां जोड़ी हैं। सभी पहली बार शामिल की गई हैं और कोई भी आकर्षक या नई सूचीबद्ध नहीं है, बस अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रही स्थिर कंपनियां। बात कर लेते हैं आईआरएफसी की। तो भारतीय रेलवे की वित्तीय शाखा जो इसकी विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन जुटाने के लिए जिम्मेदार है और प्राथमिक कार्य भारतीय रेलवे की ओर से इंजन, यात्री कोच और वैगन खरीदने के लिए धन जुटाना और साथ ही रेलवे परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है। तो 4-5 पॉइंट हैं, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। आईआरएफसी सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थाओं जैसे आरबीएनएल और आईकॉन को ऋण देता है, लोन देता है और 31 मार्च 2025 तक आईआरएफसी के पास 4.6 ट्रिलियन की प्रबंधन के तहत संपत्ति यानी कि AUM थी, जिसमें से 99% रेल मंत्रालय से प्राप्तियां थी। 4.6 ट्रिलियन की प्रबंधन के तहत AUM की बात कही जा रही है, जिसमें से आरबीएनएल और इनकॉन को भी ऋण जो है दिया गया है। वहीं पर इतनी अधिक संधारणा जोखिम भी पैदा करती है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रेल मंत्रालय आईआरएफसी को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के बारे में सूचित भी करता है, जिसे आईआरएफसी बाजार उधार के माध्यम से पूरा करता है। और इस प्रकार इस पोर्टफोलियो संकेंद्रण का अर्थ है कि आईआरएफसी का विकास पूरी तरह से इन बजटीय संस्थानों पर निर्भर है और यह जोखिम आईआरएफसी के स्थिर AUM में स्पष्ट है, यानी कि 2023 और 24 में 4.6 ट्रिलियन। क्योंकि देखिए सरकार ने कोई भी जो है नया अतिरिक्त वित्तीय संसाधन आवंटित नहीं किया, सो इसके अनुरूप आईआरएफसी की जो कुल उधारी भी 4.1 ट्रिलियन यानी कि 31 मार्च 2025 तक 4.1 ट्रिलियन पर स्थिर रही है उधारी। वित्त वर्ष 25 के लिए वृद्धिशील स्वतंत्र केवल 73 बिलियन था, 73.8 बिलियन। लेकिन वहीं पर इसी अति निर्भरता को कम करने के लिए आईआरएफसी ने उन संस्थाओं को वित्त पोषित करके विविधीकरण की योजना बना रहा है और भारतीय रेलवे के साथ आगे या पीछे का संबंध है। यह वर्तमान में इसी विविधीकरण का समर्थन करने के लिए, मतलब कि उसको अपग्रेड करने या बढ़ाने के लिए, उसका सपोर्ट करने के लिए सिस्टम और प्रक्रियाएं स्थापित कर रहा है। क्योंकि देखिए जैसे दुबे जी ने काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट्स दी थी जो हमने आपके साथ शेयर करी थी, और स्थिर AUM के साथ आईआरएफसी की जो वित्तीय स्थिति में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। क्योंकि वित्त वर्ष 25 में जो शुद्ध ब्याज आए हैं वो 2% बढ़कर 67.7 बिलियन हो गई है और जो शुद्ध ब्याज मार्जिन है उसमें भी 4 आधार अंकों की वृद्धि के साथ 1.42 का सपोर्ट मिला है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि आईआरएफसी अपनी रिटर्न कैसे कमाता है। और वहीं पर ये लागत है प्लस मॉडल का पालन करता है, मतलब कि जो अपनी उधारी लागत है, हो सकता है कुछ समझ ना आ रहा हो या फिर कुछ मतलब बोरिंग टाइप हो, लेकिन ये देखिए पॉइंट तो जो है वो तो बदलने नहीं वाले, लेकिन कुछ तो समझ आ रहा होगा इन पॉइंट्स में आप। देखिए जब लागत पल्स मॉडल का पालन करता है और अपनी उधारी लागत पर मार्क अप अर्जित भी करता है, मतलब कि रेल मंत्रालय के साथ MOR के साथ समझौते के तहत
जो रेल मंत्रालय के साथ MOR यानी कि समझौते के तहत रेलवे IRFC को अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाता है, जिसमें फंड की लागत और सहमत मार्जिन शामिल होता है। और अगर बात करें पिछले वर्ष की तुलना में शुद्ध प्रॉफिट की, तो 1.4% बढ़कर 65 बिलियन हो गया, यानी कि 0.1% ही सुनिश्चित करते हैं और इसका लाभ मोटे तौर पर इसकी शुद्ध आय ब्याज के अनुरूप बना रहे। इसके अलावा समझे तो देखिए, कंपनी की जो कुल संपत्ति पर रिटर्न है 25 में और 24 दोनों के लिए 1.3 अपरिवर्तित रहा है। तो रेल मंत्रालय ने वित्त वर्ष 26 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, और जिसका अर्थ है कि वित्त वर्ष 26 में वृद्धि स्थिर रहने की संभावना है। तिमाही में LIC की बात कर लें तो IRFC में 1.5% हिस्सेदारी खरीदी है LIC ने, क्योंकि देखिए मूल्यांकन के दृष्टिकोण से समझें तो IRFC फिलहाल 3.5 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर मल्टी पर कारोबार कर रहा है, जो 4 साल के औसत पर 1x से अधिक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर समझी कि रेल मंत्रालय के साथ जो समझौता हुआ है उसमें अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाता है, और जिसमें फंड की लागत और सहमत मार्जिन भी शामिल होता है। इसके अलावा देखिए 26 में कोई वृद्धि स्थिर रहने की संभावना बनती नजर आ रही, क्योंकि कोई भी लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं होता नजर आ रहा। बाकी दुबे जी ने जो स्टेटमेंट्स दी थी वो आप अलग से समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट्स भी काफ़ी अच्छी दी गई हैं, आगे भी मैंने शायद डिस्कस करी हुई हैं। इसके अलावा देखिए AUM पे हमने बात करी है कि कंपनी का इस समय उधारी बहुत है, जो कहीं ना कहीं जोखिम भी पैदा करती है। लेकिन ये अलग बात है कि फिलहाल मतलब जो समझते हैं सिस्टम को, क्योंकि भारत आपको पता है गवर्नमेंट का फोकस रेलवे पर बना रहता है, तो जिस वजह से यहाँ पर अगर गवर्नमेंट पैसा लगाती रहेगी रेलवे पर, तो कहीं ना कहीं इन कंपनियों को भी बड़ा फायदा इन फ्यूचर मिलता नजर आ सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर समझे तो कंपनी हर साल करीब 2 डिविडेंड देती नजर आ रही है। 2023 में 2 डिविडेंड मिले, 2024 में 2 डिविडेंड मिले, और फिलहाल 25 अभी चल रहा है तो 1 डिविडेंड देखने के लिए मिल चुका। एक्सपेक्टेशंस हैं कि आगे भी नवंबर दिसंबर या नवंबर के करीब या अक्टूबर के करीब 1 डिविडेंड और आता नजर आ सकता है। म्यूचुअल फंड की बात कर लें तो अप्रैल मंथ के म्यूचुअल फंड डाटे के अपडेट के अकॉर्डिंग 4,08,000 के स्टॉक्स का करीब चेंज हुआ है। 49 म्यूचुअल फंड ने बाय किया है, 13 म्यूचुअल फंड ने सेल किया है। खरीदने वाले ज्यादा हैं, और मजे की बात यहाँ पर यह है कि नवंबर और दिसंबर में काफी अच्छी बाइंग म्यूचुअल फंड ने IRFC द्वारा करी थी IRFC में, लेकिन जन फेब या मार्च इन तीनों में बिकवाली ज्यादा देखने के लिए मिली, कोई बड़ी बाइंग नहीं है। इस बार जरूर फिर अप्रैल मंथ में कुछ बाइंग हमें आती नजर आई है, जितनी की बाइंग करीब फेब में भी आती नजर आई। यहाँ पर अश्विनी वैष्णव जी ने अगले 2 से 3 वर्षों में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत तक की यहाँ पर निर्माण के लिए ट्रेनों की बात यहाँ पर कही। इसके अलावा समझे तो यहाँ पर 2025-26 के बजट में जो भारतीय रेलवे के उन्नयन पर सरकार का ध्यान जारी है, 2.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, और वैष्णव जी ने 4.6 लाख करोड़ रुपए की नई परियोजना पर भी प्रकाश डाला। देखिए, जब रेलवे पर बड़ी इन्वेस्टमेंट होती रहेंगी तो रेलवे की कंपनियों को उनका बेनिफिट मिलता ही रहे। अगर इस बात को शॉर्ट में समझेंगे तो भी एक ही लाइन बनती है, लंबे में समझेंगे तभी एक बात बनती है। अगर गवर्नमेंट का, सरकार का निवेश पूंजीगत रेलवे पर बढ़ता है तो नो डाउट रेलवे से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों पर ही कैसे ना कैसे करके इफेक्ट जरूर पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई कर्म, कोई ना कोई कार्य कंपनी कर रही है। ये हमको पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी जो है, जो हम पर निवेश कर रहे हैं, उसका बिजनेस जो है वो बिजनेस उससे रिलेटेड है या नहीं। तो IRFC का सबसे बड़ा मेन सिनेरियो क्या रहता है आपको पता है, पेपर देना, नई परियोजना। अब कंपनी नवरत्न स्टेटस पर भी है, 1000 करोड़ तक का खुद का डिसीजन ले सकती है, और काफी सारी एडवांटेज भी हैं जो अभी यहाँ पर आगे दुबे जी ने जो कहा है वो मैंने शेयर किया हुआ, जिससे काफी चीजें क्लैरिटी से पता चलती हैं। अगले 4 से 5 वर्षों में पूरा हो जाएंगे, और इन परियोजना में नई रेलवे लाइनें बिछाना भी है, पुनः विकास करना भी है, फ्लाईओवर भी है, और अंडरपास का निर्माण करना भी शामिल है। और 31 मार्च तक तो 1400 कोच पूरे होने की उम्मीद भी बताई गई है, और 25-26 में 2000 नए टर्नल कोच का लक्ष्य है, और 1000 नए फ्लाईओवर को मंजूरी भी दे दी गई है। डिस्काउंट पर मिल रहा है रेलवे PSU स्टॉक, खरीदना चाहिए या नहीं? तो आप लोगों को पता है पीक से काफी बड़ी गिरावट रेलवे के स्टॉक्स में होती नजर आई। SBI की बात कर लें तो SBI का भी डिविडेंड 30 मई की रिकॉर्ड डेट के साथ मिलता यहाँ पर नजर आएगा। टाटा पावर कंपनी के कल शानदार रिजल्ट्स के बाद कंपनी ने यहाँ पर जो डिविडेंड है वो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट 20 जून रखी है, लेकिन यहाँ पर 4 जुलाई को जो 2025 को होने वाली कंपनी की 106वीं वार्षिक आम बैठक है, जो कि AGM शेयर धारकों की मंजूरी के साथ चलती नजर आएगी, अधीन है। तो उसके बाद यहाँ पर पात्रता के लिए वैसे 20 जून रिकॉर्ड दी गई है, लेकिन AGM की जो मीटिंग है टाटा पावर में वो 4 जुलाई को देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये थे कुछ डिविडेंड शेयर्स। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं हम एक बोनस शेयर के बारे में। तो 17.25 के हिसाब से कंपनी जो है बोनस इशू की घोषणा की बात करती पावर कंपनी नजर आई है, और रिकॉर्ड डेट भी मिलती नजर आई, और एक वर्ष में 1,222% स्टॉक भागता नजर आया। अगर बात करें तो यहाँ पर बोनस इशू की घोषणा की गई है,
4,09,078 मतलब 49,78.93 करोड़ के पूंजीकरण वाली इस कंपनी ने बोनस इशू की घोषणा की है और पहले भी 2024 में 1.4 के अनुपात में बोनस इशू की घोषणा की, जो शेयरधारकों के लिए पहला बोनस इशू था। है उजास एनर्जी लिमिटेड की बात हम कर रहे हैं। उजास एनर्जी लिमिटेड की बात कर रहे हैं जो सौर ऊर्जा क्षेत्र में कार्य करती है और IRP स्टेज 1 के कारण स्टॉक में ट्रेडिंग प्रतिबंध है। कंपनी ने 17/25 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की है और एक्सचेंज को जानकारी दी है कि 17/25 में जारी करने पर विचार किया और सिफारिश की और प्रमोटर समूह को छोड़कर शेयर धारकों के लिए प्रत्येक 25 इक्विटी शेयरों के बदले 17 नए बोनस इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, जो सदस्यों और किसी अन्य लागू वैध नियमों के अधीन होगा। कंपनी के बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट 30 मई 2025 तय की गई है और कंपनी ने शेयर जारी करने के लिए शेयर धारकों की पात्रता निर्धारित करने रिकॉर्ड डेट 30 मई 2025 को ही तय की है, जो फाइलिंग में बताया। बोनस शेयरों के आवंटन की तिथि 2 जून 2025 को होगी, यानी कि ये बोनस शेयर आवंटन के अगले कार्य दिवस यानी कि मंगलवार 3 जून को व्यापार के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। बाकी देखिए नो डाउट 1, 2, 3 और 5 वर्षों में शेयर में काफी अच्छी तेजी हमें देखने के लिए। अगर हम बात करें बोनस शेयर की, तो कंपनी ने तिमाही नतीजों के साथ बोर्ड मीटिंग में लिए गए फैसलों पर भी जानकारी दी है और कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि निवेशकों को बोनस शेयर का तोहफा दिया जाएगा। कंपनी ने निवेशकों के लिए 1/1 बोनस शेयर की बोर्ड की मंजूरी दी है। बात कर रहे हैं अशोका लीलैंड की और साथ में कंपनी का डिविडेंड देखने के लिए भी आता नजर आ रहा है, जो फिलहाल यहाँ पर 1.25 प्रति शेयर यानी कि नवंबर 2024 में और फिलहाल 4.25 रुपये प्रति शेयर मई 2025 को 2 डिविडेंड घोषित किए गए, यानी कि कुल 5.50 का डिविडेंड 1 फेस वैल्यू वाले शेयर पर मिलेगा। तो फिलहाल कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए जिसमें बोनस भी देखने के लिए अनाउंस किया गया। रिकॉर्ड डेट अभी डिसाइड प्रॉपर नहीं हुई है, आगे देखी जाएगी। मदरसन का Q4 का मुनाफा आता नजर आया, साथ में डिविडेंड और बोनस शेयर का भी ऐलान होता नजर आया। तो यहाँ पर 0.35 रुपए का फाइनल डिविडेंड मंजूर होता नजर आया है। शेयर बाजार को बताया है कि 0.35 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। रिकॉर्ड डेट 23 जून 2025 तय की गई है। जिस तारीख इन शेयरों को धारकों के नाम मालिकों के तौर पर रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी का मतलब कि रिकॉर्ड डेट पे स्टॉक होंगे तो वो डिविडेंड पाने के हकदार होंगे, यानी कि 23 जून। डिविडेंड पर 28 अगस्त को होने वाली क्या है कंपनी की सालाना आम बैठक है, जो कि शेयर होल्डर्स की मंजूरी पर निर्भर करता है और मंजूरी मिलने के बाद 30 दिनों के अंदर पेमेंट जो है कर दिया जाएगा, यानी कि 26 सितंबर 2025 को या उससे पहले पेमेंट जो है आता नजर आएगा। इससे पहले भी कंपनी ने शेयर होल्डर्स को 0.50 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड दिया है और बोर्ड ने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर भी 8500 करोड़ रुपए की राशि के लिए 1 लाख रुपए फेस वैल्यू वाले नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जारी करने की भी मंजूरी दी है और साथ में 29 मई की मीटिंग में कंपनी की 50वीं वर्षगांठ और 25 के अच्छे नतीजों को सेलिब्रेट करते हुए 1.2 रेशो के बोनस शेयर भी जारी करने की मंजूरी मिलती नजर आई है और शेयर होल्डर को उनके पास मौजूदा हर 2 शेयरों पर एक नया शेयर बोनस के तौर पर मिलेगा और बोनस शेयर को 28 जुलाई 2025 तक दे दिया जाएगा। बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेटा का खुलासा अभी नहीं हुआ है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कंपनी ने पहले 10 बार बोनस दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे बोनस शेयर के बारे में। तो पहली बार बोनस इशू करेगी कंपनी, हर शेयर पर मिलेंगे 3 शेयर। नोट कर लें डिविडेंड और रिकॉर्ड डेट। सो निवेशकों की अच्छी खबर आई है। बीएसएमएल लिस्टेड कंपनी NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी शालीभद्र फाइनेंस लिमिटेड ने अपने इतिहास का पहला बोनस शेयर इशू घोषित किया है और कंपनी ने इस कॉर्पोरेट एक्शन के लिए रिकॉर्ड डेट भी तय कर दी है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि बोर्ड प्रत्येक एक पूरी तरह चुकता इक्विटी शेयर पर 3 बोनस इक्विटी शेयर जारी करने की मंजूरी दे चुका है, यानी कि निवेशकों को 3.1 के अनुपात में बोनस शेयर मिलेंगे। कंपनी की रिकॉर्ड डेट 4 जून 2025 की बताई जा रही है, यानी कि जिस दिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर होंगे 4 जून को, वही बोनस के हकदार माने जाएंगे और कंपनी की फाइलिंग में कहा गया है। शालीभद्र फाइनेंस लिमिटेड ने 3.1 के अनुपात में बोनस इक्विटी शेयरों के लिए पात्र शेयर धारकों की संख्या निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड डेट वेडनेसडे 4 जून की बात कही है। फाइलिंग में यह भी कहा गया है कि अनुमानित तिथि थर्सडे यानी कि 5 जून को होगी और जिसके तहत 3.1 अनुपात में 10 रुपये प्रति शेयर के 2,31,60,300 पूर्ण चुकता बोनस इक्विटी शेयरों का आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा समझ लें तो बोनस इक्विटी शेयर 6 जून को कार्य के लिए उपलब्ध होते नजर आएंगे। और नो डाउट कंपनी ने डिविडेंड की भी घोषणा करी है और यहां पर 0.40 पैसे का डिविडेंड कंपनी यहां पर देती नजर आएगी, जो कि सिफारिश की गई है। और डिविडेंड जो आपको पता है शेयर धारकों की मंजूरी के अधीन है, सो एजीएम मीटिंग में यहां पर जो है डिसीजन तब लिया जाएगा। और इसके अलावा अगर बात कर लें तो जो कंपनी के बारे में, तो एक छोटी मजबूत
एक छोटी लेकिन मजबूत एनबीएफसी है जो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ग्रामीण अर्ध शहर क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं भी प्रदान करती है। तो टाटा मोटर की बात करें तो 6 रुपए प्रति शेयर पर डिविडेंड मिलता नजर आएगा। डेट 4 जून 2025 की निर्धारित की गई है। इसके अलावा कॉफर्स लिमिटेड की बात करें तो स्प्लिट होता नजर आएगा। एक 1.2 का स्प्लिट स्टॉक में होता नजर आएगा। 4 जून से शेयर विभाजित में प्रभावी होगा और तरलता से वृद्धि होने की उम्मीद है, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। सो स्प्लिट की योजना यहां पर बनती नजर आ रही है। वहीं पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने 6 जून को एक्स डेट के साथ 8.35 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड मिलता नजर आएगा। टीसीएस भी 4 जून को 30 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड देता नजर आएगा। बोनस इशू और बायबैक की बात करें तो शालीभद्र फाइनेंस 4 जून को 3.1 बोनस इशू पेश करेगी। शेयर धारकों को प्रत्येक शेयर के 3 शेयर मिलेंगे। शिलचर टेक्नोलॉजी की बात करें तो 6 जून डेट है और 1.2 अनुपात में बोनस शेयर जारी करेगा, यानी एक के बदले 2 शेयर मिलते नजर आएंगे। कॉफर्स जैसे कि मैंने पहले भी बात की, स्टॉक स्प्लिट की 1.2 की रेशो से यहां पर स्टॉक स्प्लिट होता नजर आएगा, जो कि अनाउंसमेंट हुई थी मार्च में और जून 4 इसकी रिकॉर्ड डेट है।